760 अरब टका, करीब 6.2 बिलियन डॉलर। जब बांग्लादेश की नई नवेली सरकार ने शेख हसीना की इस अकूत संपत्ति को सीज करने का फरमान सुनाया तो उन्हें लगा था कि उन्होंने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिससे हसीना कभी दोबारा बांग्लादेश की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देख पाएंगी। उन्हें लगा था कि मौत की सजा और इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले से शेख हसीना हमेशा के लिए भारत में ही दुबक करके रह जाएंगी। लेकिन क्या 760 अरब टका की ये जब्ती सिर्फ एक चारा थी? क्या शेख हसीना के सरेंडर के पीछे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का कोई ऐसा खौफनाक सीक्रेट प्लान एक्टिवेट हो चुका है जिसने रातों रात ढाका से लेकर के चाइना और अमेरिका तक की सांसें अटका दी है? अमेरिका की वो ऐतिहासिक गलती क्या थी जिसके कारण आज वही सुपर पावर अमेरिका और पूरा यूरोप घुटनों के बल बैठ करके मोदी सरकार के इसी साइलेंट मास्टर स्ट्रोक का सपोर्ट करने पर मजबूर हो गए हैं? और शेख हसीना का वो एक डायलॉग कि अगर मौत आनी ही है तो अपनी मिट्टी पर आए, कैसे उसने पाकिस्तान की आईएसआई और चाइना के अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स को एक ही झटके के अंदर राख कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम एक ऐसे जियोपॉलिटिकल चेकमेट को डिकोड करने वाले हैं जहां भारत ने बिना एक भी गोली चलाए, बिना कोई बयानबाजी किए अपने दुश्मनों को उन्हीं के बिछाए जाल में ऐसा फंसाया है कि अब उनके लिए न उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। दोस्तों, अगले कुछ मिनट्स के अंदर आप जो कुछ समझने वाले हैं वो किसी न्यूज़ चैनल पर नहीं बताया गया होगा। ये कहानी नहीं है, ये एक चलता हुआ ग्लोबल पावर गेम है। ढाका की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने बड़ी ही शान से मीडिया में आकर के बताया कि उन्होंने देश के भीतर शेख हसीना की 560 अरब टका और विदेशों में 190 अरब टका की संपत्ति सीज कर डाली। एजेंसी के प्रमुख इफ्तियार मोहम्मद मामून ने दावा किया कि वो विदेशों से पैसा वापस लाने पर काम कर रहे हैं और जल्द ही अच्छी खबर देंगे। दोस्तों, तारिक रहमान की लीडरशिप वाली सरकार जो अगस्त 2024 के हिंसक तख्तापलट के बाद में सत्ता में आई, वो इस कदम को अपनी सबसे बड़ी जीत मान रही थी। उनका नैरेटिव सेट था कि हसीना भ्रष्ट हैं, वो डर कर भाग गई हैं और अवामी लीग का अब हमेशा के लिए खात्मा हो चुका है। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि दिल्ली के साउथ ब्लॉक के अंदर बैठे रणनीतिकार उनके इस गुरूर का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ये खबर फैली, शेख हसीना ने रॉयटर्स को एक ऐसा इंटरव्यू दे दिया जिसने बांग्लादेश की राजनीति में रिएक्टर स्केल पर नो की तीव्रता वाला भूकंप ला दिया है। उन्होंने बेहद शांत लेकिन आक्रामक लहजे के अंदर कहा कि ढाका के अधिकारी मुझे वापस ले जाना चाहते हैं, वो भारत को बार बार पत्र भेज रहे हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही वापस आ रही हूं। उन्होंने कहा कि वो लौटकर सरेंडर करेंगी और अगर मौत आनी ही है तो वो चाहती हैं कि वो अपनी मिट्टी पर आए, जहां उनके माता पिता दफन हैं और जहां उनका खून बहा था। अब दोस्तों, जरा रुकिए और इस पूरे बयान की टाइमिंग और इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझिए। ये कोई भावुक होकर के दिया गया बयान नहीं है, ये एक ऐसा कूटनीतिक बॉम्ब था जिसका ट्रिगर दिल्ली के अंदर दबाया गया और धमाका ढाका की संसद के अंदर हुआ है। दोस्तों, शेख हसीना के इस एक बयान ने तारिक रहमान सरकार के उस पूरे प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी है जिसमें कहा जा रहा था कि वो एक भगोड़ी है। दोस्तों, इस एक बयान ने अचानक से अवामी लीग के उन लाखों अंडरग्राउंड कार्यकर्ताओं की रगों के अंदर नया खून दौड़ा दिया है जो अगस्त से लेकर के अब तक कट्टरपंथियों के दमन के शिकार हो रहे थे। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। जिस बात ने दुनिया भर के थिंक टैंक्स का दिमाग हिला दिया वो थी भारत की साइलेंट किलर अप्रोच। दोस्तों, जब से तारिक रहमान की सरकार बनी वो लगातार भारत पर प्रेशर बिल्डअप कर रहे थे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने खुद
दिल्ली आकर के भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग रखी थी। उनका गेम प्लान बहुत ही सीधा था। वो चाहते थे कि भारत या तो शेख हसीना को सौंप दे, जिससे भारत की छवि एक ऐसे देश की बने जो अपने दोस्तों को बुरे वक्त में धोखा दे देता है, या फिर भारत उन्हें सौंपने से मना कर दे, जिससे बांग्लादेश इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के चला जाए और भारत को लोकतंत्र विरोधी साबित कर दे। वो दोस्तों भारत को एक लीगल और मॉरल ट्रैप के अंदर फंसाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों मोदी, डोभाल, अमित शाह और जयशंकर की इस टीम ने जो काउंटर अटैक किया है वो डिप्लोमेसी की किताबों में केस स्टडी बनने लायक है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया के सामने आकर के एक बेहद ठंडा लेकिन नपातुला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में भारत के दृष्टिकोण के अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। प्रत्यर्पण एक लीगल मुद्दा है और इसे कानून और तय नियमों के तहत ही देखा जाएगा। भारत ने इसे पॉलिटिकल मुद्दा बनने ही नहीं दिया। दोस्तों भारत ने कोई एग्रेसिव बयान नहीं दिया, कोई धमकी नहीं दी, बस एक लीगल शील्ड खड़ी कर दी। और जब ढाका की सरकार इस लीगल प्रोसेस के अंदर उलझी हुई थी, ठीक उसी वक्त शेख हसीना ने अपनी स्वदेश वापसी का ऐलान कर दिया। अब दोस्तों आप इस मास्टर स्ट्रोक को समझिए। जब शेख हसीना खुद वापस जाने को तैयार हैं, तो भारत को उन्हें सौंपने की जरूरत ही क्या रह गई। प्रत्यर्पण का तो सवाल ही खत्म हो गया। भारत ने खुद को कानूनी और नैतिक तौर पर एक पूरी तरह से बेदाग रखते हुए जलता हुआ कोयला सीधे तारिक रहमान के हाथों के ऊपर रख दिया। अब ढाका की सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। अगर शेख हसीना एयरपोर्ट पर उतरती हैं तो तारिक रहमान क्या करेंगे? अगर वो शेख हसीना को देखते ही गोली मार देते हैं या ट्राइब्यूनल के फैसले के तहत तुरंत फांसी पर लटका देते हैं तो क्या होगा? बांग्लादेश अगले 24 घंटे के भीतर एक ऐसे हिंसक गृहयुद्ध के अंदर धकेल दिया जाएगा जिसकी आग में मौजूदा सरकार खुद जलकर के भस्म हो जाएगी। अवामी लीग जो बांग्लादेश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी है, उसके कार्यकर्ता ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ेंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी को तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा और तारिक रहमान पर कड़े सैंक्शंस लग जाएंगे। अगर दूसरा विकल्प चुने, यानी कि शेख हसीना को गिरफ्तार करके जेल में डाल दें, तो ये तारिक रहमान के लिए और भी ज्यादा बड़ा सुसाइडल होगा। जेल में जाते ही शेख हसीना एक लिविंग मार्टियर यानी कि जिंदा शहीद बन जाएंगी। दोस्तों इतिहास गवाह है कि जब जब बड़े नेताओं को अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में डाला गया, वो वहां से और ज्यादा ताकतवर होकर के निकले, चाहे वो नेल्सन मंडेला हो या खुद शेख हसीना के पिता बंग बंधु मुजीबुर रहमान। दोस्तों जेल की सलाखों के पीछे से हसीना जो भी कहेंगी वो बांग्लादेश की जनता के लिए पत्थर की लकीर बन जाएगा। और अगर तीसरा विकल्प चुने, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में उन्हें खुला छोड़ दें, तो शेख हसीना की रैलियों के अंदर उमड़ने वाली भीड़ महज 30 दिनों के अंदर ही इस कट्टरपंथी सरकार का तख्ता पलट कर देगी। दोस्तों ढाका का ये एक ऐसा चेकमेट है जहां तारिक रहमान सरकार जो भी चाल चलेगी उसकी मात निश्चित है। लेकिन इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम का सबसे डार्क और इंटरेस्टिंग हिस्सा तो कुछ और ही है। दोस्तों आपको यह समझना होगा कि अमेरिका और पश्चिमी देश अचानक से इतने शांत क्यों हो गए हैं। दोस्तों शुरुआत में ये अमेरिका और यूरोप ही थे जिन्हें लग रहा था कि शेख हसीना बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई हैं। हसीना ने अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर मिलिट्री बेस बनाने से मना कर दिया था। वो भारत, रसिया और चाइना के बीच एक गजब का बैलेंस बना रही थी जो वॉशिंगटन के डीप स्टेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। लिहाजा उन्होंने पर्दे के पीछे से एक पूरा गेम रचा। मानवाधिकारों के नाम पर सैंक्शंस की धमकियां दी गई, स्टूडेंट प्रोटेस्ट को फंड किया गया और एक पूरा इकोसिस्टम एक्टिवेट किया गया ताकि शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किया जा सके। दोस्तों अमेरिका का प्लान था कि वो अपने प्रॉक्सी यानी कि मोहम्मद यूनुस को सत्ता में शिखर पर बैठाएंगे और बांग्लादेश को पूरी तरह से वेस्टर्न ब्लॉक का एक सैटेलाइट स्टेट बना देंगे। लेकिन अमेरिका का ये दांव उसी के चेहरे पर आकर के फट गया। मोहम्मद यूनुस एक बेहद कमजोर और सिर्फ दिखावे के मोहरे साबित हुए। उनके पीछे की असली सत्ता तारिक रहमान, जमाते इस्लामी और कट्टरपंथी ताकतों ने हाईजैक कर ली और यहीं पर एंट्री होती है ड्रैगन की। दोस्तों चाइना जो हमेशा से ऐसे मौकों की ताक में रहता है, उसने हालात का फायदा उठाया और रातों रात अपने प्रॉक्सी सिस्टम को ढाका में सेट कर दिया।
जो बांग्लादेश अमेरिका का मोहरा बनने वाला था, वो अचानक से चाइना के कर्ज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जाल में फंसता चला गया। चाइना ने तारिक रहमान के साथ में कई सीक्रेट डील साइन करना शुरू कर दिया, जिससे बंगाल की खाड़ी के अंदर पश्चिमी ताकतों के लिए सीधा खतरा पैदा हो गया है। अब दोस्तों, अमेरिका और ब्रुसेल्स के अंदर बैठे यूरोपीय नीति निर्माताओं को अपनी उस ऐतिहासिक गलती का एहसास हो रहा है। उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। कट्टरपंथी सरकार और चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस के कारण बांग्लादेश अब अमेरिका और यूरोप के लिए एक ब्लैक होल बनता जा रहा है। और दोस्तों, यही वो टर्निंग पॉइंट है जिसने ग्लोबल पावर डायनेमिक्स को पूरी तरह से भारत के फेवर में झुका दिया है। आज अंदर खाने पश्चिमी देशों ने भारत की रणनीति का मौन समर्थन करना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, अमेरिका और यूरोप को अब ये क्रिस्टल क्लियर समझ में आ चुका है कि बांग्लादेश में स्थिरता, सेक्युलरिज्म और उनके खुद के जियोपॉलिटिकल हितों की रक्षा केवल अवामी लीग और शेख हसीना ही कर सकती थी। वो अब दिल से चाहते हैं कि शेख हसीना वापस आएं, ताकि चाइना के इस बढ़ते हुए एकाधिकार को किसी तरह से तोड़ा जा सके। भारत की कूटनीतिक जीत का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि जो देश कल तक हमें ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के ऊपर लेक्चर दे रहे थे, आज वही देश मोदी सरकार के बिछाए हुए चेस बोर्ड पर मोहरे बनकर के खेल रहे हैं और चाइना को रोकने के लिए भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। अब दोस्तों, जरा पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने जमात के साथ में मिलकर के बांग्लादेश के अंदर जो आग लगाई थी, उसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा सपना था। वो बांग्लादेश को दूसरा मालदीव या फिर ईस्ट पाकिस्तान बनाने का फिर से सपना देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हसीना के जाने के बाद से वो भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के पास एक नया टेरर नेटवर्क खड़ा कर देंगे। पाकिस्तान सोच रहा था कि भारत प्रत्यर्पण के दबाव में आकर के बैकफुट पर आ जाएगा, लेकिन शेख हसीना के स्वयं सरेंडर वाले कार्ड ने रावलपिंडी मुख्यालय के अंदर सन्नाटा पसरा दिया है। अब दोस्तों, अगर शेख हसीना वापस लौटती हैं और बांग्लादेश की जनता उनके समर्थन में सड़कों पर उतरती है, तो पाकिस्तान और चाइना का पूरा प्रॉक्सी गेम ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। चाइना के जो अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स इस नई सरकार के साथ में लाइनअप थे, वो सब खटाई में पड़ जाएंगे। इस बीच एक और ग्लोबल पावर है जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, और वो है रसिया। दोस्तों, रसिया शुरू से ही इस पूरे गेम के अंदर भारत और शेख हसीना के साथ में चट्टान की तरह खड़ा रहा है। जब अगस्त के अंदर तख्ता पलट हुआ था, तो रसिया ने दुनिया के सामने आकर के खुलकर के कहा था कि वो सीधे तौर पर विदेशी ताकतों यानी कि अमेरिका की साजिश का शिकार हुई है। आज रसिया भी इस बात से खुश है कि भारत ने बिना कोई शोर मचाए अमेरिका और चाइना दोनों को बांग्लादेश में उनके ही बुने हुए जाल में फंसा दिया है। जापान भी, जिसका बांग्लादेश में बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है, वो इस कट्टरपंथी माहौल से घबराया हुआ है। जापानी इन्वेस्टर्स को वहां एक स्टेबल और सेक्युलर सरकार चाहिए, और इसके लिए वो शेख हसीना की वापसी को ही एकमात्र विकल्प मान रहे हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि भारत का अल्टीमेट गोल क्या है, भारत कौन सा लॉन्ग टर्म गेम सेट कर रहा है। इसे समझने के लिए आपको भारत की नई रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को समझना पड़ेगा। मोदी सरकार ने यह साबित कर दिया है कि आज का भारत अपनी विदेश नीति को किसी दूसरे देश के दबाव में आकर के नहीं चलाता। जब शेख हसीना पर संकट आया तो भारत ने उन्हें सुरक्षित निकाला। जब उन्हें सौंपने का प्रेशर बना तो भारत ने लीगल शील्ड का इस्तेमाल किया, और जब सही वक्त आया तो भारत ने उन्हें एक ऐसे राजनीतिक हथियार की तरह वापस ढाका की तरफ मोड़ दिया है, जिसके आगे तारिक रहमान सरकार पूरी तरह से बेबस हो चुकी है। दोस्तों, आप देखिए कि कैसे एक ही मूव से भारत ने कई शिकार कर डाले हैं। पहला दोस्तों, तारिक रहमान सरकार का मोरल हाई ग्राउंड खत्म कर दिया है। जो सरकार कल तक 760 अरब टका सीज करके खुद को एंटी करप्शन क्रूसेडर बता रही थी, आज वो एक 78 इयर्स की बुजुर्ग महिला के लौटने के ऐलान भर से कांप रही है। प्रधानमंत्री के सलाहकार जाहिद उर रहमान को मीडिया के सामने आकर के ये कहना पड़ रहा है कि वो दुनिया के बेहतरीन वकील लेकर के आए, हम न्याय सुनिश्चित करेंगे। ये उनकी घबराहट को साफ दिखाता है। दूसरा, भारत ने चाइना को एक कड़ा संदेश दे दिया है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर अगर कोई प्रॉक्सी गेम खेलने की कोशिश करेगा तो भारत उसे उसी की भाषा में जवाब देगा। और तीसरा, भारत ने अमेरिका को उसकी जगह दिखा दी है कि आपके बनाए हुए रिजीम चेंज ऑपरेशन हमेशा से काम नहीं करते। जब वो बैकफायर करते हैं तो आपको आखिर में भारत की शरण के अंदर ही आना पड़ता है।
दोस्तों, भारत के आम हिंदुस्तानियों को ये सब क्यों समझना चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ दूसरे देश की राजनीति का मामला नहीं है, ये सीधे तौर पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारी इकोनॉमी और हमारे ग्लोबल स्टैंडर्ड से जुड़ा हुआ है। अगर बांग्लादेश में कोई एंटी इंडिया कट्टरपंथी और प्रो चाइना सरकार टिक जाती है तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के अंदर अशांति फैलने का खतरा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमारे बॉर्डर्स पर इन्फिल्ट्रेशन और टेररिज्म का नया फ्रंट खुल जाएगा। लिहाजा वहाँ एक भारत समर्थक और स्टेबल गवर्नमेंट होना बेहद ज़रूरी है। हालांकि दोस्तों, इस तरह की परिस्थिति का भी भारत खुलकर के मुकाबला करने के लिए तैयार पहले से ही है। हमारे अमित शाह जिस लेवल पर हमारे देश की सिक्योरिटी को लेकर के कंसर्न हैं, वो अपने आप में बेहद खास है। हमने पूरे के पूरे बांग्लादेश बॉर्डर को इस वक्त सील कर दिया है। हर जगह पर फेंसिंग का काम युद्ध स्तर पर जारी है और बहुत जल्द पूरा का पूरा बॉर्डर सील कर दिया जाएगा। उसके बाद में बांग्लादेश से भारत की तरफ ये इन्फिल्ट्रेशन पूरी तरह से बंद हो जाएगी। दोस्तों, जिस तरह से हमारी लीडरशिप ने इस पूरे क्राइसिस को हैंडल किया है, वो एक आम भारतीय के तौर पर हमें गर्व से भरने वाला है। हमने दिखा दिया है कि हम रीजनल सुपर पावर सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि हम ग्राउंड पर गेम बदलना जानते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शेख हसीना की वापसी की तारीख जैसे जैसे करीब आएगी, ढाका की कट्टरपंथी सरकार की हवा और ज्यादा टाइट होती जाएगी। आने वाले दिनों में आपको बांग्लादेश के अंदर बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल अरेस्ट, सेना के अंदर हलचल और शायद कुछ झूठे फ्लैग ऑपरेशन देखने को मिले ताकि हसीना को आने से रोका जा सके। लेकिन पासा फेंका जा चुका है। भारत ने अपने धैर्य और सदी हुई कूटनीति से बांग्लादेश के पॉलिटिकल गेम को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जिस दिन शेख हसीना ढाका एयरपोर्ट पर लैंड करेंगी, उस दिन तारिक रहमान का रिएक्शन क्या होता है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही शेख हसीना ने जो तारीख तय की है वो दिसंबर की तारीख तय की है, और दोस्तों दिसंबर ही वो महीना है जिसके अंदर ये बांग्लादेश उदय हुआ था। उस वक्त भारत की मदद से यहाँ पर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था, और इस बार सरेंडर तारिक रहमान सरकार करने वाली। क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।